जय हिंद गाइस, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry, and today we'll discuss about relation between torque and rotor power factor। टॉर्क और रोटर पावर फैक्टर क्या है? रोटर पावर फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल टॉर्क के लिए क्यों प्ले करता है या कैसे प्ले करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि रोटर जब रोटेट होता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कैसे इंड्यूस होता है, और ये जो रोटर है केज रोटर ये स्क्यूड क्यों है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, जो लोग अभी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी मोटर में, ये हम डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लें कि जो एसी मोटर है 3 फेज एसी मोटर, वो बेसिकली 2 पार्ट से बना होता है। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर जो है, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो रोटेटरी होता है, यानी रोटेटिंग होता है। और ये रोटर है हमारा, इसके अंदर प्लेस करते हैं। ये अज्यूम करिए ये जो रोटर है इसको यहाँ पर अंदर में प्लेस करना है। रोटर आप देख रहे हैं, ये जो बार बना हुआ है ये शाफ्ट के पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा स्क्यूड है, यानी स्क्यू है, यानी थोड़ा सा तिरछा है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें एक कॉगिंग इफेक्ट है। कॉगिंग इफेक्ट ऑलरेडी मैंने बहुत ब्रीफली जो है मेंशन किया है, एक्सप्लेन किया है इसके प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं। कॉगिंग इफेक्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वो है जो कि मोटर आपका डिजाइन, लोड जो है डिजाइन, यानी कि इसके कैपेसिटी के अंदर होने के बावजूद भी मोटर जो है उसका मैग्नेटिक लॉक हो जाता है। ये सिर्फ हमिंग नॉइज करता है लेकिन चलता नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमने जो है इसको रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा स्क्यू कर दिया है, यानी बार्स जो है ये एंड रिंग से जो है शॉर्टेड हैं और थोड़े से तिरछे में है ताकि कॉगिंग इफेक्ट ना हो, राइट। तो अब ये देख लेते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये रोटर रोटेट कैसे किया और टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, राइट। तो जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो आप देख रहे हैं आर वाई बी, ये जो वाइंडिंग्स हैं इसका जो है मैग्नीट्यूड एक बार आर का मैक्सिमम होता है, देन फिर वाई का होता है, फिर बी का होता है, आर वाई बी लाइक दैट। तो ये रोटेट होता है। तो इसी तरह से जब ये रोटर आपका इसके अंदर प्लेस होता है, क्योंकि रोटर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इसके जो बार्स हैं ये क्या है, ये जो यहाँ रोटेटिंग फ्लक्स है, यानी कि जो फील्ड है इसके चारों तरफ वो रोटेट हो रही है, वो क्या करती है, इससे कट होती है। यानी कि हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि व्हेनेवर ए कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट्स कट्स ए फ्लक्स एंड ईएमएफ जनरेट इन दैट कंडक्टर। तो वो जो ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि जो वोल्टेज इस कंडक्टर के ऊपर जनरेट होगा, क्योंकि ये एंड रिंग से शॉर्टेड है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका सर्किट क्लोज हो गया। तो कहीं भी जो वोल्टेज है अगर सर्किट क्लोज करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो उसके जो सराउंडिंग में एक जो है फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये जो फील्ड जनरेट होगी और जो रोटेटिंग फ्लक्स आप यहाँ देख रहे हैं, फील्ड यहाँ देख रहे हैं, ये उसको जो है अपोजिट होगी उसकी। यानी यहाँ अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसके जस्ट नीचे जो कंडक्टर है उसमें क्या, कौन सा पोल बनेगा, साउथ बनेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, अपोजिट, हमको पता है कि अपोजिट पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये रोटेटिंग है, इन नेचर रोटेट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो स्टेशनरी कंडक्टर मतलब हमारा ये था आर्मेचर, यानी सॉरी रोटर, वो क्या करेगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा। इसी तरह से क्योंकि ऑलरेडी जो है रोटेटिंग फ्लक्स है, तो जो नॉर्थ था इट विल बिकम साउथ, तो इस तरह से नॉर्थ साउथ होके और ये रोटेट होना शुरू करेगा और इसमें जो है लॉकिंग होने की कंडीशन में कोशिश करेगा लॉक करने की, तो इसको फॉलो करेगा। बट ये हमेशा लैगिंग में होता है, यानी कि इसका जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे एक कम में चलता है, राइट। तो अगर ये कैच हो जाता तो सिंक्रोनस स्पीड अज्यूम कर लेता, लेकिन ये अचीव नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये लैगिंग होता है, राइट। तो इसके अंदर हमेशा स्लिप मिलेगी आपको। 3 फेज का इंडक्शन मोटर आप देखेंगे तो ये हमेशा इसमें 3%, 4%, 2% का स्लिप जरूर होगी। तो ये है आपका बेसिक फंक्शन, ये 3 फेज का जो एसी मोटर मैंने बताया। अब इसमें जो है पावर फैक्टर क्या रोल प्ले करता है, यानी टॉर्क के लिए पावर फैक्टर क्या रोल प्ले करता है, ये हम आगे जानते हैं। चलिए इससे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर यही हमारा जो होता डीसी मोटर होती, तो जैसा हम जानते हैं कि डीसी मोटर में क्या होता है, ये आपका जो हम बोल रहे हैं कि ये आर्मेचर है और साथ में
स्टेटर हम बोलते हैं, और उसके बीच में जो होता है डीसी मोटर में हम जिसको रोटर बोल रहे हैं एसी में, वो हो जाता है आर्मेचर, राइट। और आर्मेचर को हम सप्लाई देते हैं। तो उसमें क्या है, इसके फंक्शन में और उसमें अंतर है, क्योंकि वहां पर आर्मेचर को भी हम सप्लाई दे रहे हैं, वेयर एज हम एसी के जो रोटर को कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, राइट। और दूसरा मेन जो डिफरेंस है कि इसमें जो है आपका रिएक्टेंस जो प्ले कर रहा है रोल यहाँ पर, और इसमें जो है कि पावर फैक्टर हम पहले डीसी में देख लेते हैं, क्योंकि उसमें जो फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि आपका जो वोल्टेज, यानी यहाँ देख लेते हैं, ये डीसी के लिए मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर E2, यानी कि ये आपका वोल्टेज है, ये आपका रोटर का, तो वो है, और उसका जो करंट है ये I2, तो E2 और I2 सेम फेज में है, राइट। ये देखिए आप, सेम फेज, यानी कि φ2 यहाँ पर 0 है, φ2 0 है। φ2 क्या है बेसिकली, φ2 है जो ईएमएफ है, यानी कि रोटर ईएमएफ एंड रोटर करंट के बीच का जो एंगल है, तो वो यहाँ पर 0 है क्योंकि दोनों सेम फेज में है, राइट। तो आपका इसमें कोई फेज एंगल नहीं है, यानी कि आपका ये इसमें दोनों सेम फेज में जा रहा है, तो आपका जो ये फ्लक्स भी जनरेट होगा सेम फेज में है, यानी कि फील्ड। टार्क जो जनरेशन होगा इसका, ये आपको हमेशा इनके ऊपर ही होता है, ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि डीसी में इस तरह का कोई दोनों का फेज एंगल नहीं होता है, राइट। तो हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू, अब डीसी में टार्क किसके ऊपर जो है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं फील्ड को हम डिनोट करते हैं 5 से, राइट। 5 इंटू यहां पर आपका आ जाएगा IA, यानी आर्मेचर करंट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर करंट। तो टार्क किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कितना है और आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट को आप बढ़ा दें किसी तरह से, या आप उसके फील्ड को बढ़ाते हैं, तो आप टार्क को बढ़ाते हैं, किसमें है, इन डीसी मोटर, राइट। तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये फाई क्या है, फाई आपको बताता है फ्लक्स, ये आपको बताएगा फ्लक्स पर पोल, एंड IA क्या बताएगा, ये हो जाएगा आर्मेचर करंट, राइट। तो आपका ये हो गया डीसी मोटर में। अगर हम एसी मोटर की बात करें, तो एसी मोटर में भी आपका जो है टार्क डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेम आपका फ्लक्स होगा, यानी फील्ड होगा, और क्योंकि डीसी मोटर में आर्मेचर हम बोलते हैं, वेयरएज इन एसी मोटर में क्या बोलेंगे, रोटर बोलेंगे, राइट। तो रोटर हो जाएगा, और एक और फैक्टर जो है वो है cos5, वो भी इसमें रोल प्ले करेगा, तो उसको हम देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका टार्क इज प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 5 इंटू I2 इंटू cos5। ये जो I2 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम रोटर की बात करेंगे तो हम 2 से डिनोट करेंगे, राइट। ये I2 यहां पर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं I2 इक्वल टू रोटर करंट, एंड यहां पर आपका 5 क्या है, फ्लक्स पर पोल, एंड φ2 क्या है आपका, या 5 बोल सकते हैं क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ऑफ आर्मेचर। तो आर्मेचर के अंदर जो करंट है, ये करंट और वोल्टेज में क्या एंगल है, यानी कि उसका फेस एंगल कितना है, यानी कि आप बोल सकते हैं cos5 ए, दिस इज राइट। तो ये डिपेंड करता है इसको, ये टार्क आप डिपेंड करेगा, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं टार्क इज इक्वल टू K1 इंटू, और क्या होगा इसमें, K1 इंटू, K1 क्या होगा, K1 है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, राइट। और हम बोल सकते हैं इसको E2 इंटू φ2 इंटू cos5। तो ये क्या हो गया आपका, E2 बेसिकली वोल्टेज है, या आप I2 बोल सकते हैं यहां पर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका I2 सॉरी K1 E2 I2 cos5, ये आपका हो गया टार्क।
अब इसका रिलेशन क्या है, जो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा यानी कि आपका उतना ही ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही आपका करंट यानी आर्मेचर को कट करेगा, आर्मेचर कट करेगा तो क्या होगा, उसमें करंट जनरेट होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर cos phi 2 ये जो दिया है यानी एंगल है cos phi, इसका रिलेशन है कि cos phi जब बढ़ेगा यानी कि इस दोनों के बीच में यानी कि करंट एंड वोल्टेज के बीच में जब एंगल बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि आपका अगर फाई एंगल, ये देख सकते हैं, दिस फाई एंगल, ये आपका जो फाई एंगल है फाई 2 अगर बढ़ेगा यानी कि करंट एंड वोल्टेज के बीच जो फेस एंगल है वो बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर घटेगा, विल रिड्यूस, राइट। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशन है। और वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जब ये घटेगा तो हमारे बढ़ जाएगा, और जब ये जीरो आ जाएगा यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है तो हमारे पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका एसी में। हम जानते हैं कि स्टेटर जो है, स्टेटर का रोटेटिंग यानी रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है। तो क्या करता है कि जब वो रिवॉल्व होता है यानी कि जब रोटेट करता है यानी कि स्टेटर में फ्लक्स जो रिवॉल्विंग है वो रोटेट हो रहा है, तो हमारा जो रोटर है जो यहाँ पर स्टेशनरी था उसमें कितना वोल्टेज जनरेट होता है और वो सारा चीज भी हम जो है मेंशन करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि हमारा जो रोटर है क्योंकि स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि ये जो भी कंडक्टर इसके नीचे रहेगा उस समय उस स्टैंड पे जब हमारा रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उस मोमेंट पे जो, क्योंकि स्टेशनरी है तो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा इस पे, राइट। तो उस समय क्या होगा हम जान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो B को हम फ्लक्स डेंसिटी के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और उसका जो L यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू B वेलोसिटी, यानी कि E इक्वल टू VLB यानी कि फ्लक्स डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू वेलोसिटी वोल्ट्स। ये जो वोल्टेज जनरेट होगा कहां पर होगा, ये हमारा होगा यहां पर, यानी कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ वो हम डिपेंड कर सकते, यहां हम निकाल सकते हैं E इक्वल टू VLB वोल्ट्स, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी कितना था इनटू लेंथ कितना था, इस कंडक्टर का लेंथ कितना था, और ये जहां पर था जिस मोमेंट पे उस पे जो है फ्लक्स डेंसिटी उस वहां पर कितना था स्टैंड में, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं B को हम डिनोट सकते हैं B इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी पर पोल हो जाएगा ये, पर पोल, एंड L इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यू कैन से कंडक्टर या आपका ये रोटर का जो है, राइट, एंड आपका V है वेलोसिटी, राइट। तो ये हो गया आपका कि कितना वोल्टेज जनरेट होगा हम यहां देख सकते हैं, राइट। इसको हम और देख लेते हैं कि यदि हम रोटर को अज्यूम करें कि हमारा जो रोटर है वो नॉन इंडक्टिव, राइट। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा रोटर नॉन इंडक्टिव होगा, अगर हम इसको अज्यूम कर लें, नंबर 1, इफ रोटर इज नॉन इंडक्टिव, तो नॉन इंडक्टिव में क्या होगा कि हमारा जो ये cos phi है यानी कि जो phi एंगल था क्या होगा, नॉन इंडक्टिव होने से ये हमारा फेज एंगल बिल्कुल लाइन में होंगे, या हम phi 2 बोल सकते हैं, ये 0 डिग्री होगा। नॉन इंडक्टिव में क्या होगा, phi 2 0 डिग्री, यानी कि हमारा cos phi, ये cos phi जो है विल बी 0, cos 0, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, राइट। तो एक तो हम ये समझ सकते हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे फिर, तो हमारा F इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स B इंटू I2 इंटू L बाई cos phi इज ऑलरेडी 1, तो आप cos phi को यहाँ छोड़ सकते हैं। तो F इक्वल टू B I2 L, B आपका सेम है
B equal to flux density and I2 is current in armature, or you can say rotor bar in rotor, and L equal to length, right? तो ये आपका हो गया, जिससे F इक्वल टू B इंटू I2 इंटू L, ये आपका फोर्स होगा। कितना फोर्स जनरेट होगा आप यहां से निकाल सकते हैं। एक कब होगा, जब आपका रोटर इज नॉन इंडक्टिव। नाउ अभी हम देख लेते हैं, अगर रोटर अज्यूम हम कर लें कि ये इंडक्टिव है तो क्या होगा। अगर हम रोटर को अज्यूम करें कि ये इंडक्टिव है तो क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमारा रोटर इंडक्टिव होगा तो क्या फर्क पड़ेगा टॉर्क के ऊपर। इफ ये आपका 2 हो जाएगा, इफ रोटर इज इंडक्टिव देन व्हाट हैपेंड। हमें पता है रोटर इंडक्टिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउ यहां पर आएगा बिकॉज I2 विल बी लैगिंग, विल lagging with respect to वोल्टेज। तो हमारा जो है I2 जो है वोल्टेज से लैग करेगा, कितना डिग्री करेगा, 5 डिग्री लैग करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमारा रोटर इंडक्टिव है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा, अगर हम इसको देख लें, ये सपोज हमारा 5-2 एंगल है, 5-2, तो हमें पता है कि ये X2 R2 और हो जाएगा Z2, राइट। तो ये हमारा रिएक्टेंस है, या हम ये देख सकते हैं कि X2, राइट, और ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, दिस इज 5-2। ये हमारा एम्पीडेंस है, Z इज एम्पीडेंस। हम यहां पर बोल सकते हैं कि 5-2 अगर हम एंगल निकालेंगे इज tan इनवर्स क्या होगा, X2 अपॉन R2। नाउ यदि यहां पर हमारा जो X2 विल बिकम टू R2, यानी कि जो रिएक्टेंस है उसका रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कि जब भी दोनों इक्वल होंगे तो हमें यहां पर जो है मैक्सिमम क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 5-2 विल बी इक्वल टू 1, तो विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली एसएससी के लिए और यूपी पीसीएल या इस तरह के जो जेईस और एई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर इस तरह के जो है कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, यानी कि हमें याद होना चाहिए कि जो हमारा रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, राइट। एक क्वेश्चन है। दूसरा हम देख लेते हैं, अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो हम यहां पर देखेंगे, ऑलरेडी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहां पर ग्राफ बना रखा है, आप यहां देख सकते हैं। दिस इज, ये देखिए, ये एसी के लिए हमने बनाया हुआ है। यहां पर ये जो है आपका एम्पलीट्यूड दिखा रहा है वोल्टेज का, और ये है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेव फॉर्म है बेसिकली। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव टॉर्क है, नाउ दिस इज पॉजिटिव टॉर्क, एंड यहां पर आपका एक एवरेज टॉर्क मिलेगा, एवरेज टॉर्क। नाउ दिस इज E2, बेसिकली यहां से जो है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये आपका वोल्टेज लेवल है, राइट, और ये दिखा रहा है, और ये आपका जो है 5-2। क्योंकि हम अभी जो है इंडक्टिव का ले रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि अपना जो ये रोटर है इंडक्टिव है, उस केस में क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट इन इंडक्टिव व्हाट हैपेंड, आवर वोल्टेज लीड्स एंड करंट लैग्स, यानी कि करंट लैग्स विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो हमारा क्या है, ये जो करंट है हम देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज ऑलरेडी लीड कर रहा है, करंट लैग हो रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में हमने ये जो दिखाया हुआ ए बी, बेसिकली हमारा ये टॉर्क है, यानी ए टू बी जो निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि हमारे यहाँ पर इतना दूर ए बी तक जो है ये निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और
हम फर्दर देख रहे हैं, नाउ टार्क इज इन पॉजिटिव। सो हमें जो एक्चुअल रिजल्टेंट टार्क मिलेगा वो क्या होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड टार्क एंड बैकवर्ड टार्क। ये जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारा एक रिजल्टेंट टार्क होता है, राइट। और ये डिपेंड करता है इसका फाई कितना है, यानी कि एंगल कितना है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट। रिमेंबर दिस, एंगल बिटवीन रोटर करंट एंड रोटर वोल्टेज। सो जितना एंगल कम होगा उतना ही हमें टॉर्क अच्छा मिलेगा, और when it will become 0, it means we are going to get maximum torque. Now what happened, we have seen sometimes when the difference is more and even when it reaches to 90 degree, what happened, 90 degree means cos 90 is 0, तो आपका ये जो है नेगेटिव टार्क विल बिकम इक्वल टू योर पॉजिटिव टार्क। सो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और दैट टाइम विल not get any torque because both will cancel, positive torque and negative torque will be equal, दोनों टॉर्क जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, यानी कि मोटर बिल्कुल रन नहीं करेगी उस कंडीशन में। कब, जब फेज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, किसके एंगल, करंट का और वोल्टेज दोनों का, जब फेज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हमें कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। लिख लेते हैं, इफ फेज एंगल between current and rotor voltage is 90 degree, then torque will become zero, right? Why? Because forward, इसको हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड FWD टॉर्क इक्वल टू बैकवर्ड टॉर्क, so they will cancel each other, right? They will cancel each other, so torque will be 0, right? So you understand this, when current and voltage phase will be 90 degree, it means हमारा करंट जो है वोल्टेज यहाँ जा रहा है और यहाँ से अब स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो उसमें क्या होगा, 90 डिग्री का डिफरेंस हो गया फेज एंगल, तो हमारा टार्क कितना हो जाएगा, 0, यानी कि फॉरवर्ड टार्क विल बी इक्वल टू बैकवर्ड टार्क एंड बोथ विल कैंसिल ईच अदर, सो विल नॉट गेट एनी टॉर्क, राइट? So you can say equal and opposite torque, they will cancel each other and our motor will not run. So this is the basically role of the power factor of the rotor, which is playing a major role in the torque. I think आप लोगों को समझ में ये आ चुका होगा, और यदि फिर भी हल्का फुल्का डाउट है तो आप जो है दोबारा जो है इस वीडियो को रिवर्स करके देख लें और इट विल बी क्लियर टू यू। एंड यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।